नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारतीय साहित्य के एक बहुत ही खास दौर की, सूत्र काल की। ये वो समय था जब ज्ञान को बचाने और उसे आसान बनाने के लिए एक बिल्कुल नए सिस्टम ने जन्म लिया। तो आइए इस दिलचस्प विषय को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज की चर्चा में हम 3 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले सूत्रकाल के बारे में जानेंगे, फिर समझेंगे कि सूत्र साहित्य असल में है क्या, और आखिर में हम ज्ञान के उन 6 अंगों यानी वेदांगों की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो क्या हालात थे, वो कौन सा ऐतिहासिक माहौल था जिसमें सूत्र साहित्य की जरूरत महसूस हुई। तो ये जो सूत्रकाल है, इसका टाइम पीरियड मोटे तौर पर 700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ये एक ऐसा दौर था जब लिटरेचर यानी साहित्य एक नए अंदाज में डेवलप हो रहा था। अच्छा, सूत्रकाल से ठीक पहले क्या था? उससे पहले का पूरा युग वैदिक साहित्य का था। इसमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक जैसे महान ग्रंथ थे। मतलब ज्ञान का एक विशाल सागर। तो फिर सवाल मन में आता है ना कि जब इतना जबरदस्त साहित्य पहले से ही मौजूद था, तो फिर एक नए तरीके के साहित्य की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? असल में इसकी जड़ में थी भाषा की समस्या। देखिए, वैदिक साहित्य जिस संस्कृत में लिखा गया था वो बहुत ही जटिल थी, बहुत कठिन। आम इंसान के लिए उसे समझ पाना लगभग नामुमकिन था। और इस मुश्किल भाषा का नतीजा क्या हुआ? पहला तो ये कि वेदों का जो असली रूप था, जो उनका ओरिजिनल मैसेज था, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा। समय के साथ उसमें बदलाव आने लगे। और दूसरा बड़ा असर ये हुआ कि जैसे जैसे लोगों की रोजमर्रा की बोलचाल वाली भाषाएं बदलीं, वैदिक ग्रंथों का सही मतलब ही खोने लगा। लोग उसका गलत मतलब निकालने लगे थे, अर्थ का अनर्थ हो रहा था। तो बस इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर सामने आया सूत्र साहित्य। चलिए अब समझते हैं कि ये था क्या और इसने कैसे सब कुछ बदल दिया। सूत्र साहित्य की कुछ बड़ी खास बातें हैं। पहली बात, ये पौरुषेय था, मतलब इसे पूरी तरह इंसानों ने बनाया था। दूसरी, आज की हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी नींव इसी साहित्य पर रखी है। और हाँ, इसका एक और बहुत जरूरी नाम है, वेदांग। तो इसमें किस बारे में बात की गई थी? इसमें वेदों के गहरे ज्ञान के बजाय हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों पर फोकस था। जैसे धर्म क्या है, समाज के नियम कैसे हों, शादी ब्याह, यज्ञ, कर्ज और यहां तक कि हमारे जीवन के 16 संस्कारों के बारे में भी इसमें बताया गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन सूत्रों को और भी आसान बनाने के लिए इन पर भाष्य ग्रंथ लिखे गए। ये भाष्य ग्रंथ एक तरह की कमेंट्री या गाइड बुक्स जैसी थीं, जो सूत्रों के मतलब को और खोलकर समझाती थीं। चलिए अब आते हैं हम अपने सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम जानेंगे कि सूत्र साहित्य को कैसे बांटा गया, जिसे हम वेदांग कहते हैं। याद रखिए, सूत्र साहित्य या वेदांगों को कुल 6 हिस्सों में बांटा गया है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6। ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा, जो सही उच्चारण सिखाती है। कल्प, जिसमें सभी तरह के रीति रिवाज और कर्मकांड हैं। व्याकरण, जो भाषा को शुद्ध करती है। ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी। छंद, जो कविताओं की लय ताल से जुड़ा है। और निरुक्त, जिसमें शब्दों की जड़ यानी वो कहाँ से आए इसका अध्ययन होता है। अब सबसे मजेदार बात, इन 6 वेदांगों को याद रखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना की गई। इन्हें वेद पुरुष के 6 अंग यानी शरीर के 6 हिस्से मान लिया गया। चलिए इसे समझते हैं। शिक्षा को कहा गया वेद पुरुष की नाक, क्योंकि सही उच्चारण और सांस नाक से ही जुड़ी है। कल्प को हाथ कहा गया, क्योंकि सारे कर्मकांड हाथों से ही तो होते हैं। व्याकरण को माना गया मुख, क्योंकि शुद्ध भाषा मुंह से ही बोली जाती है। ज्योतिष को आंखें कहा गया, क्योंकि ये भविष्य देखने में मदद करती हैं। छंद को पैर माना गया, क्योंकि कविता छंद की लय पर ही चलती है। और निरुक्त को कान कहा गया, क्योंकि शब्दों के असली अर्थ को हम सुनकर ही तो समझते हैं। और ये देखिए, ये अद्भुत चित्र उसी वेद पुरुष की कल्पना को दिखाता है। इसमें ज्ञान की हर शाखा को शरीर के एक अंग के साथ जोड़ा गया है। सोचिए, सीखने का कितना आसान और यादगार तरीका है ये। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। कभी सोचा है कि ज्ञान को इस तरह एक इंसानी शरीर के हिस्सों की तरह बांटना उसे सीखने और याद रखने में इतनी ज्यादा मदद क्यों करता है? इस पर जरूर सोचिएगा।